नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एक अहम और जागरूकता से भरी एक दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर गहन चर्चा हुई। राजधानी के रविंद्र भवन में आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश भर से आए करीब 1500 इंजीनियरों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राकेश सिंह ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज की और पूरी कार्यशाला के दौरान शामिल रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था रेत, गिट्टी, पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देना। रोड निर्माण के दौरान पेड़ों को न काटकर उन्हें बचाने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग और यदि अत्यंत आवश्यक हो तो काटे हुए वृक्षों का पुनर्जीवन का उन्हें फिर से सुरक्षित करना। इस दौरान राज्य भर से आए अधिकारियों ने न केवल अपने अनुभव का साझा किए, बल्कि सीधे सवाल जवाब के माध्यम से समाधानात्मक चर्चा भी की। कार्यशाला में लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों के बीच समन्वय को और अधिक मजबूत करने के उपयोगों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। चलिए सुनते हैं इस विषय पर लोक निर्माण विभाग भोपाल के मुख्य अभियंता श्री संजय मस्को का क्या कहना है। आज जिस प्रकार की संगोष्ठी का आयोजन हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई कि हम पर्यावरण बचाने में क्या सहयोग कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो जो पर्यावरणविद आए थे हमारे गोपाल आर्य जी, उनके द्वारा बहुत ही ऐसी चीज बताई जो हमें मालूम तो थी, लेकिन हम उसको पालन नहीं करते थे। और आज बहुत सारे संकल्प भी लिए, जिससे पर्यावरण बचाने के लिए हम कोशिश करेंगे। जैसे कि अपन किस चीज पे काम करेंगे, जैसे आज बताया कि हम रोड जब कंस्ट्रक्शन करते थे तो बहुत सारे पेड़ काटते थे, तो हमने आज संकल्प लिया कि हम पेड़ काटने की जगह अब ट्री शिफ्टिंग करेंगे। इस तरह हम पर्यावरण बचाने में मदद करेंगे। अच्छा, पर्यावरण में पेड़ों के साथ साथ पानी को लेकर भी कुछ नई पानी के लिए भी, जैसे हम रोड निर्माण में पहले केवल रोड निर्माण करते, जहां से मट्टी लाते थे उसको एट रेंडम तरह से कुछ भी खोद के मट्टी लाके रोड बना देते, पर उसको भी अब हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा ये बताया गया कि उसको लोक कल्याण सरोवर का रूप दिया जाए। मतलब रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ सरोवर भी बनते जाएंगे, जो वाटर रिचार्जिंग होगी और पर्यावरण बचाने में महत्वपूर्ण। अच्छा, दूसरा एक चीज और निकल के आई थी, जैसे हमने इस पूरे संगोष्ठी में सुना कि रेत, गिट्टी, जिस प्रकार की चीजें भी इसमें उपयोग होती है, तो उसमें भी पर्यावरण को बचाने के लिए कैसा प्रयास किया जाएगा। देखो, एक तो जैसे रेत जो है जनरली कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य का इम्पोर्टेंट अंग है। रेत के बिना कंस्ट्रक्शन अधूरा होता है, लेकिन रेत उपयोग करने में आखिर मिलेगी नदी से, तो नदी को हम खोखला कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो रेत की जगह एम सैंड, मैन्युफैक्चरिंग सैंड जो बनती है फैक्ट्री में, उसका हम उपयोग करने से रेत की मात्रा हम कम लगेगी या आगे आने वाले दिनों में नहीं के बराबर होगी। गिट्टी की बात करें तो एफडीआर टेक्नोलॉजी से जो रोड बना रहे हैं, बंगरेसिया से हम जो 11 मील जो है एफडीआर टेक्नोलॉजी से बन रही है, उसमें हम जो वहां पे ऑलरेडी गिट्टी है पहले की, उसको रीयूज करेंगे और जो थोड़ी सी मात्रा जो लगेगी वो बाहर से लाएंगे। तो अधिकतर मात्रा तो पहले जो वहाँ गिट्टी है उसी को खोद के और वही रीयूज करेंगे, जिससे उसका सतह का लेवल भी नहीं बढ़ेगा, ऊपर भी नहीं होगी और रोड निर्माण में गिट्टी का ज्यादा। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो इस प्रकार के कार्यक्रम और संगोष्ठी का आयोजन क्या होना चाहिए, जिससे फायदे मिलेंगे क्या। आज जिस तरह से लोगों ने उत्साहपूर्वक सुना, आज 8 घंटे बैठ के सवेरे से, तो उससे ऐसा लगता है कि सभी को बहुत कुछ सीखने की ललक थी और कहीं भी मतलब हल्ला नहीं हुआ, कुछ नहीं, बहुत ही शांतता से सुना। इसलिए लोगों का जो फीडबैक लिया उनसे ये लगता है कि ऐसी संगोष्ठी होते रहे। कितने संख्या में अभी आज इस कार्यक्रम में? आज लगभग 1500 की संख्या में इंजीनियर आए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान आज कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा ऐलान किया। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वे 20 अगस्त 2025 को मछुआरा समाज, गोंड, विंड और इस जैसी अन्य जातियों के साथ एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उनका कहना है कि इन जातियों का अब तक ओबीसी वर्ग में रखा गया है, लेकिन उनकी मांग है कि उन्हें अनुसूचित जाति एससी में शामिल किया जाए। संजय निषाद ने बताया कि वह 2017 से लगातार इस मुद्दे पर उठा रहे हैं,
लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मंत्री ने कहा कि यहाँ सिर्फ प्रदर्शन नहीं होगा बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी। चलिए सुनते हैं कि इस मुद्दे पर स्वयं मंत्री संजय निषाद का क्या कह रहे हैं। ये जो देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, कटोरा स्टेडियम। मंत्री जी, कल जिस तरीके से सरकार को चैलेंज करने के बाद फतेहपुर में नंगा नाच नाचा गया और जिला अध्यक्ष बीजेपी के जो है उसमें मुख्य आरोपी, लेकिन उसको मुकदमे से बाहर रखा गया, क्या कहेंगे? मंत्री जी, फतेहपुर वाले आज के दिन में इसी से हमें को हमारा बल इसीलिए से मिला कि जब हमने 2021 में योगी जी को पत्र दिया 70 साल बाद, और उन्होंने आरजीआई को लिखा कि भाई देखो डॉक्टर साहब कहता है, एक मिनट मुंगरा सवाल तो अरे जवाब तो ले लो, जवाब ले लीजिए। माननीय योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई को कि भाई इसका तुरंत निर्देश जारी किया जाए कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि 70 साल में पहले मुख्यमंत्री उन्होंने लिखा और आरजीआई ने जवाब दिया कि नहीं, ये केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। ये सामाजिक न्याय मंत्रालय का मामला है, वो दिशा निर्देश जारी करें। इसीलिए मैं दिल्ली में, इसीलिए 20 तारीख को दिल्ली में मैं इसका राष्ट्रीय अधिवेशन रहा। एक तरफ आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये सड़क नहीं था, नदियों से आए थे और नदियों के किनारे निवास करने वाले लोगों से सीधे अंग्रेजों, मुगलों से, विदेशियों से, ताकतों से लड़ाई हुई। उन्होंने 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाकर डिबेट के माध्यम से कहा था डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, ये बदमाश का बेटा बदमाश है। जातियां जो अंग्रेजों से लड़ रही हैं वो बदमाश है, इन्हें कानून बना के उजाड़ दो। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल काज घोषित करके जायदाद जो भी रोजगार था छीन लिया था। ये सड़क पर है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में है, वो को आखिरकार झुकना पड़ा। देश के लोग शहीद हुए, कई हजार लोग इस देश में अपने खून का बलिदान दिया, संविधान सबसे कमेटी बनी। पटेल जी की अध्यक्षता में, पटेल जी ने अपने सचिव की अध्यक्षता में अंतर समन्वय के वो कमेटी बनाई। कमेटी का रिपोर्ट 1 साल के अंदर लागू आ गई कि ऐसी जातियों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए और इनके लोग आजाद, इनके घरों पर ताम्रपत्र लगाए जाए, इनको अलग से शिक्षा दी जाए और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सबको देकर सम्मानित किया जाए। दुर्भाग्य है 2017 में यही विधानसभा है, यहाँ के एक सचिव ने उसको जो मिलता था विमुक्ति जनजाति हो 31 अगस्त 1952 को वो काला कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो बनाया था वो जो है वो 31 अगस्त 1952 को दिल्ली के उस पार्लियामेंट में उसको डीनोटिफिकेट कर दिया गया, उसको डीनोटिफाइड कर दिया गया और ऐसी जातियों को डीनोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में दर्जा दी गई, जिसको हिंदी में विमुक्ति जनजाति के रूप में कहते हैं। और उसमें वाई के भंडारम जो दिल्ली सरकार का तत्कालीन जिनके ऊपर अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, उन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, उन्हें शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, अनुसूचित जनजाति की सुविधा दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार भी देती रही, लेकिन यहाँ की उस समय 2013 में जिसकी सरकार अनुसूचित जाति जनजाति की सुविधा देने की बात हुई। 1950 में अनुसूचित जाति में हम सम्मिलित हुए। 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 66 समूह उत्तर प्रदेश के लिए जारी कर दिया। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ऐसे 66 समूहों की सूची बनाई गई, उनका नाम लिखा गया अनुसूचित। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा ऐसी जातियां जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली रूप से बैकवर्डनेस है ड्यू टू द काज ऑफ द एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कानून बना के नहीं उजाड़ा था, ऐसी जातियों को अनुमत नीचे सूचित करके इनको सुरक्षा दी जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दी जाए, इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित किया जाए, इन्हें जमीन जायदाद जो है इनको रोजगार में 23% का रिजर्वेशन दिया जाए, पार्लियामेंट विधानसभा में जो भी है सीटें रिजर्व उसमें दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है 1994 में जो है इन जातियों को ओबीसी में उत्तर प्रदेश में डाल दिया गया, जो गैर संवैधानिक है। दिल्ली में जब राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये जातियां अनुसूचित है, तुराया हैं, मझवार हैं, गौड़ हैं, ऐसे 7 समूहों में हम लोग जारी हैं। ये 7 समूहों को इन लोगों ने
जो है अनुसूचित जो जारी राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के बाद भी उत्तर प्रदेश में एक अलग नोटिफिकेशन जारी हो गया और कह दिया ये जातियां हैं पिछड़ी, अब ये खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ ना उखड़ी, और ऐसा करके इनका हिस्सा लूट लिया और पिछड़ी जाति में डाल दिया। समाजवादी पार्टी हमें पिछड़ी से अनुसूचित में डालती थी, अनुसूचित में बसपा उसे स्टे लेती थी। 2000 जब बहन जी आई कुर्सी पर बैठे 2 कानून पास किया, एक तो उनका आरक्षण छीन लिया, दूसरा इनका रोजी रोटी वापस किया था जो अंग्रेजों ने, वो जो है वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, 6 की जमीनें थी उनको वापस दिया था कि इनका आसामी दर्ज है। स्वतंत्रता दिवस से पहले भोपाल में एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी में देश की अब तक की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का नेतृत्व बसपा विधायक रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं, जिन्होंने इसे ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित बताया। उन्होंने जानकारी दी कि इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री मोहन यादव और बसपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल होंगे। यात्रा में 50,000 से अधिक वाहनों पर 1 लाख से ज़्यादा देशभक्त शामिल रहेंगे। वही 5 लाख से अधिक नागरिक 1100 से ज़्यादा स्थानों पर इसका अभिवादन करेंगे। करीब 35 किलोमीटर लंबी यह यात्रा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलर से शुरू होकर शांत नगर तक जाएगी। इस दौरान रामेश्वर शर्मा ने पीओके को लेकर भी बड़ा बयान दिया। जल्द ही पाक अधिकृत कश्मीर भारत हिस्सा बनेगा और वो दिन भी दूर नहीं जब लाहौर में तिरंगा लहराएगा। चलिए सुनते हैं रामेश्वर शर्मा का यहाँ पूरा बयान। भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर से प्रारंभ होगी। आज हिंदुस्तान के जन मन में, हिंदुस्तान के हर घर में तिरंगा पहुंचाने का अभिनव अभियान भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लिया गया। भारत के हर घर पर, चाहे कच्चा मकान हो, पक्का हो, झुग्गी हो, महल हो, अटारी हो, दुकान हो, व्यवसाय हो, फैक्ट्री हो, सबने तिरंगा यात्रा लगाने का काम आज पूरे देश भर के अंदर चल रहा है। उसी के तहत हमने भी ये तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया है। ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उनके नेतृत्व में ये यात्रा का शुभारंभ होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विधायक हेमंत खंडेलवाल जी उपस्थित रहेंगे। लगभग 50,000 से अधिक 2 व्हीलर वाहन इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। 1 लाख से अधिक लोग होंगे। 1100 से अधिक स्थानों पर इस तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत होगा। इस स्वागत समारोह में जगह जगह आम नागरिक इस तिरंगा यात्रा को देखने का और जनमन में इस तिरंगे की भावना को जागृत करने के लिए स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, व्यावसायिक रहवासी संघ, सामाजिक प्रतिष्ठान, सामाजिक व्यापारिक और नागरिकों की सोसाइटियां अनेक स्थानों पर स्वागतों का भव्य आयोजन करेंगे। लगभग 5 लाख से अधिक लोग इस यात्रा में स्वागत के रूप में सम्मिलित होंगे। ये यात्रा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कुलार में प्रातः 10 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्रा में साथ रहेंगे। राष्ट्रगान के बाद ये डी मार्ट यात्रा आएगी। ये भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर का ही हिस्सा है। वहां के बाद सीआई हाइट के चौराहे पर आएगी। ये भी कोलार का श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर 6 लेन का ही रोड का हिस्सा है। फिर बीमा कुंज पर आएगी और बीमा कुंज के बाद सरधर्म पुल, चूना भट्टी, कोलार तिराया, वहां से मैनिट के बाद माता मंदिर, अटल चौक, अटल पथ के बाद न्यू मार्केट, रोशनपुरा और बांगण गंगा से हमारी स्वामी विवेकानंद पॉलिटेक्निक चौराया। इसके बाद राजा भोज स्टेचू,
वीआईपी रोड से लाल घाटी से सीधे संत हृदयराम नगर बैरागढ़ के लिए यात्रा रवाना होगी। वहां दीनदयाल उपाध्याय गल्ला मंडी में जाकर ये यात्रा का समापन होगा। लगभग 35 किलोमीटर लंबी यात्रा में 50,000 से अधिक वाहन इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। 1 लाख से अधिक नागरिक इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। मैं आप सबके समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से यही रिक्वेस्ट और प्रार्थना करूंगा कि आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने हर जनमन को जागरूक किया है कि अपने घरों पर तिरंगा लगाओ। जिनके घरों पर तिरंगे लग गए हैं वो बधाई, जिनने नहीं लगाए उनसे प्रार्थना कि वो भी तिरंगा अपने अपने निवास पर जल्दी लगाएं और हो सके तो इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित अवश्य हों। अगर वो इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होंगे, राष्ट्रभक्त नागरिक हम शहीदों का सम्मान करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर बसपा के निशाने पर है। इस बार पूर्व गृह मंत्री और बसपा नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जो राहुल गांधी हाथ में संविधान की लाल किताब लेकर देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, उन्हें पहले उसे पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप खुद राहुल गांधी की पार्टी के मंत्री एन राजना ने खारिज कर दिए थे और राहुल गांधी ने उसी मंत्री को बर्खास्त करा दिया। डॉक्टर मिश्रा ने सवाल उठाया कि जब कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है तो अधिकारी कांग्रेस के हैं, तो फिर वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाकर जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को राष्ट्रीय झूठा तक करार दे दिया और कहा कि सच बर्दाश्त ना होने पर वे अपनी ही पार्टी के मंत्री को हटा देते हैं। डॉक्टर मिश्रा का कहना है कि देश में राहुल गांधी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और संविधान बचाने का नाटक केवल दिखावा है। चलिए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। राहुल गांधी जी, जिस कर्नाटक में आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हो वहां आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां आपके अधिकारी हैं और उन्होंने ही वोट बढ़ाए और घटाए हैं। आरोप किस पे लगा रहे हो? आपकी इन आरोपों की कलई जब आप ही के मंत्री एन राजन्ना ने खोली तो आपने उसी से इस्तीफा मांग लिया। जो आप लाल किताब संविधान के लिए घूम रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कभी उसे खोल के पढ़ तो लो, देख तो लो कि उसमें लिखा क्या है। ये आप जो झूठी दुहाई बार बार दे के देश के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। आपके लिए सही आरोप आपके एन राजन्ना ने आपकी कलई खोल दिए, अब ज्यादा कुछ बचता नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र दूसरा दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधान भवन के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक पहले से तय करके आए थे कि सदन नहीं चलने देंगे। फतेहपुर कांड पर बोलते हुए सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि इस मामले में धारा 319 के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। मंत्री ने कहा कि हम इस मामले में कानून अपना काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीतिक नाटक कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एफआईआर में नामजद एक आरोपी को सपा ने खुद बाहर निकाल दिया, जिससे यहाँ स्पष्ट होता है कि पहले घटना कराते हैं और फिर आंदोलन करते हैं। सुरेश खन्ना ने कहा कि सदन की कार्रवाई लगातार 2 दिनों तक सपा की वजह से बाधित हुई है। चलिए सुनते हैं इस समय पर स्वयं मंत्री सुरेश खन्ना क्या कह रहे हैं। आज विधानसभा फिर से अराजकता की भेंट चढ़ गई। विधानसभा में प्रश्नकाल तो हुआ, लेकिन प्रश्नकाल के बाद शायद समाजवादी पार्टी के लोग पहले से तय करके आए थे
घटना उठाई फतेहपुर की घटना माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाई। जैसे ही उन्होंने पूरी बात अपनी कही, मैंने उसी वक्त उसका जवाब दिया कि फतेहपुर की घटना पर FIR दर्ज हो गई है, क्राइम नंबर 319 है। तमाम उन धाराओं का भी उल्लेख हमने किया कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, और मैंने ये भी बताया कि 10 लोगों के नामजद रिपोर्ट और 150 लोग अज्ञात, उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई। और कानून अपना काम करेगा। एक न्यायिक प्रक्रिया है कि जब कोई FIR होती है उसके बाद विवेचना होती है। विवेचना में जो लोग उसमें पाए जाते हैं कि वास्तव में दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैंने यही पूरे सदन को अध्यक्ष जी के माध्यम से आश्वस्त किया कि जो कानून सम्मत तरीका है उस तरीके से उन लोगों को सज़ा दी जाएगी जो भी उसमें दोषी होंगे। और मैं समझता हूं कि विपक्ष को इस बात से शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी पुराना व्यवहार इस्तेमाल करते हुए कि जिस तरीके की उनकी सोच है कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो उसे डिस्टर्ब करना है। एक बात और सामने आई, एक उसमें कोई पप्पू चौहान नाम का व्यक्ति भी नामजद हुए, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला गया है, ये भी पता चला। अब आप बताइए कि इन लोगों का काम ही यही है कि पहले इस तरीके की घटना में शामिल हो और तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं इस प्रकार की, और फिर उसके बाद अराजकता फैलाओ, फिर सदन से लेकर सड़क तक इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करो। हम चाहते थे कि जो छोटा सत्र है और इस छोटे सत्र में कई ऐतिहासिक काम होने जा रहे हैं। 2 दिन का सत्र आज बीत गया और दोनों दिन समाजवादी पार्टी की वजह से प्रश्नकाल के आगे आज भी नहीं चल पाया, कल तो पूरा दिन ही नहीं चल पाया। तो ये उन्हीं की कारस्तानी है कि जो जिस वजह से ये नहीं चल पाए, और ये पहले इस प्रकार की घटनाएं करवाते हैं और उसके बाद इस प्रकार का आंदोलनरत होते हैं। मैं ज़रूर चाहता हूँ सूची देखिए, वो पब्लिक डोमेन में है। FIR पब्लिक डोमेन की चीज़ है। क्राइम नंबर 319 मैं बता रहा हूँ, थाना कोतवाली फतेहपुर में शाम को 6:21 में रिपोर्ट लिखी गई। वो पब्लिक डोमेन के डॉक्यूमेंट है, आप अभी डाउनलोड करके निकाल लो। तो कौन छुपाने जा रहा है? मेरा फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जोड़े रहे हॉर्नबिल TV भारत के साथ।